डियर स्टूडेंट, वेलकम। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और हम हिंदी ग्रामर की आज बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए, हिंदी ग्रामर में पिछले वीडियो में हमने कारक की परिभाषा, उससे संबंधित बातें की थी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कारक के आगे जो विभक्ति चिन्ह है उनके बारे में, और जो कारक है अलग अलग हमने कर्ता कारक की बात कर ली थी, उसके उदाहरण भी लिखे थे। आज उसके आगे हम बात करेंगे। तो कर्ता कारक की हमने बात की थी, अब हम करेंगे कर्म कारक की बात। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण चल रही है हमारी और हम पढ़ रहे हैं कारक। क्या पढ़ रहे हैं? कारक। 2 नंबर जो हमारा कारक था वो था कर्ता हो गया था कर्म कारक। कर्म कारक, ठीक है। कर्म कारक, जो कर्म कारक है उसके बारे में लिखना है आपको। तो कर्म कारक होता क्या है? संज्ञा और सर्वनाम की जो भी क्रिया है, उनके द्वारा जो की गई क्रिया है और क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो कर्म होता है। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो कर्म कारक होता है। किसके द्वारा की होती है? वो संज्ञा या सर्वनाम। तो परिभाषा आपको लिखनी है कि संज्ञा या सर्वनाम द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव फल या प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। तो आप लिखेंगे संज्ञा व सर्वनाम द्वारा की गई क्रिया का फल या प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि भी संज्ञा व सर्वनाम कुछ न कुछ तो क्रिया करेंगे, उनके द्वारा जो क्रिया की गई है और क्रिया का जो प्रभाव है वो जिस पर पड़ता है वो आपका कर्म होगा। ठीक है, तो सिंपल सी परिभाषा आपको याद रखनी है और याद हो जाएगी। अब उदाहरण जैसे हम लिखें, जैसे राम को जाना पड़ा। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं कि राम को जाना पड़ा। पुस्तक को लेकर आओ। ठीक है, या अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। जैसे हमने जो कर्ता कारक पढ़ा था, अगर आपको कुछ याद है, ये लिखना नहीं है, बात समझनी है। जैसे हमने लिखा था राम ने खाना खाया, ये लिखा था, या फल खाया। एक बार के लिए समझेंगे। और यहाँ क्या लिखा है मैंने? अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। देखो क्रिया देखो, खाया, कौन खा रहा है? राम। बात समझ आ गई? तो राम क्या यहाँ पर करता है, लेकिन अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, कौन पढ़ रहे हैं? छात्र पढ़ रहे। तो छात्र यहाँ पर क्या है? कर्म, और अध्यापक क्या है यहाँ पर? कर्ता। काम कौन कर रहे हैं? अध्यापक कर रहे हैं, तो वो कर्ता हो गए। और पढ़ कौन रहे हैं? छात्र। तो वो क्या होंगे? आपके कर्म हो जाएंगे, ये आपके कर्ता हो जाएंगे। तो ये दोनों उदाहरण आपको लिखने हैं। ठीक है, समझ में तो आ रहा होगा। मेरा कहने का मतलब कि
संज्ञा व सर्वनाम जो भी कुछ क्रिया करेंगे उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है। अब ये संज्ञा है और ये क्रिया कर रहे हैं, क्या, पढ़ाने का काम कर रहे हैं, किसको, छात्रों को, तो प्रभाव इन पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये जो छात्र शब्द है वो क्या है, आपका कर्म कारक है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 3 नंबर जो अपन कारक था वो था करण कारक। करण कारक, ठीक है, तो ऊपर वाला लिखना है और अब पढ़ेंगे हम करण कारक। अब करण कारक क्या होते हैं, जिसकी सहायता से कोई कार्य होता हो, जिसकी सहायता से कोई भी कार्य हो, तो संज्ञा व सर्वनाम शब्द होंगे वो आपके करण कारक कहलाएंगे। मेरे कहने का मतलब हुआ कि भी संज्ञा व सर्वनाम के कुछ ऐसे रूप जिससे कुछ कार्य हो रहा है जिसकी सहायता से। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो परिभाषा लिखेंगे, जिसके द्वारा कोई जिसकी सहायता से, वापस लिखेंगे, जिसकी सहायता से कोई कार्य हो, जिसकी सहायता से चाकू से कार्य हो रहा हो। चाकू से यहाँ पर पता लग रहा है अपन को कि भाई क्या है या कौन सा कारक है, तो करण कारक है। तो जिसकी सहायता से कोई कार्य हो वह संज्ञा व सर्वनाम शब्द कौन से होंगे, करण कारक कहलाएंगे। तो लिखना है, जिसकी सहायता से कोई कार्य हो वह संज्ञा व सर्वनाम शब्द करण कारक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जिसकी सहायता से कोई कार्य हो वह संज्ञा व सर्वनाम शब्द करण कारक कहलाते हैं। संज्ञा व सर्वनाम के ऐसे शब्द जिससे कुछ कार्य होने की सहायता हो, जिसकी सहायता से हो, ये ध्यान रखना है। जैसे उदाहरण लिखें, चाकू से फल काटा। किसकी सहायता से काटा गया, चाकू से। तो चाकू से यहाँ पर क्या है, करण कारक है। तो देखो हमने जो विभक्ति चिन्ह लिखे थे, कर्ता ने कर्म को करण से, तो से ही पता लग रहा है। तो चाकू से यहाँ पर क्या है, करण कारक है। क्यों, क्योंकि चाकू की सहायता से क्या हो रहा है, कुछ क्रिया हो रही है। तो चाकू से आपको ध्यान रखना है कि कौन सा कारक है, तो करण कारक है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये भी आप आराम से याद कर सकते हो। 4 नंबर जो हम लिखेंगे संप्रदान के लिए, तो संप्रदान कारक 4 नंबर लिखेंगे। तो 4 नंबर लिखेंगे आप, ये लिख लिया होगा, संप्रदान कारक। देखो संप्रदान का मतलब होता है देना, सिंपल सी बात है। तो जिसके लिए कार्य किया जाता है, जिसके लिए
कार्य किया जाता है। तो लिखना है जिसके लिए कार्य किया जाता है। मैंने कहा कि जिसके लिए कार्य किया जाए, ठीक है। तो जिसके लिए कार्य आप लिखेंगे वापस किया जाए या उसे कुछ दिया जाए। तो कार्य किया जाए या उसे कुछ दिया जाए, ठीक है भाई। ऐसा कोई शब्द जिससे पता लग रहा है कि जिसके लिए कार्य हो रहा है कुछ या जिसको कुछ दिया जा रहा है, तो वह जो संज्ञा व सर्वनाम का पद है वो संप्रदान कारक होता है। तो वह संज्ञा या सर्वनाम का पद संप्रदान कारक होता है। सिंपल सी बात है। उदाहरण लिखेंगे आप। राम के लिए पानी लाओ। मैंने उसके लिए यह काम किया है, ठीक है। दो उदाहरण लिखने हैं। अब देखो संप्रदान जो कारक है उससे पता भी लग रहा है आपको के लिए दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो हमने विभक्ति चिन्ह क्या देखा था के लिए, तो पता लग रहा है के लिए। तो इस वाक्य में आप आराम से बता सकते हो कि कौन सा कारक है। तो देखो क्या लिखा मैंने, जिसके लिए कार्य किया जाए। तो मैंने लिखा है कि राम के लिए, तो राम के लिए, उसके लिए, तो किसी के लिए मैं काम कर रहा हूँ या कुछ उसको दे रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार के अगर संज्ञा व सर्वनाम के पद हैं तो वो आपके संप्रदान कारक होते हैं। तो जिसके लिए कार्य किया जाए, उसे कुछ दिया जाए या उसे कुछ दिया जाए, तो वह संज्ञा या सर्वनाम का पद संप्रदान कारक होता है। सिंपल सी परिभाषा आपको लिखनी है और याद रखनी है। तो ऊपर ये लिखो आप। तो संप्रदान पढ़ लिया, उसके बाद में अपादान कारक। तो अपादान का मैंने चिन्ह बताया था, से अलग होना। क्या बताया था? अपादान से अलग होना। तो यह संज्ञा सर्वनाम का ऐसा कोई रूप जिससे अलग होने का भाव प्रकट हो, वो अपादान कारक होता है। 5 नंबर लिखेंगे अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। अलग होने का, अलग अर्थ में। हमने चिन्ह भी देखा था, ठीक है। एक सारणी लिखी थी ना, विभक्ति चिन्ह। तो जिससे आपको अलग होने का भाव पैदा होगा। संज्ञा व सर्वनाम का कुछ ऐसा रूप होगा जिसे अलग होने का भाव प्रकट हो या भाव हो, तो उसे अपादान कारक कहते हैं। सिंपल सी बात आपको ये ध्यान रखनी है। जैसे अगर हम उदाहरण लिखें,
पेड़ से चिड़िया उड़ गई, पेड़ से चिड़िया उड़ गई। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। जैसे अगर और लिखें, राम जोधपुर से दिल्ली गया। अब देखो, यहाँ से आया, यहाँ पर भी से आया है। हमने करण कारक पढ़ा, वहाँ पर भी से आया था। लेकिन पेड़ से चिड़िया अलग हो गई, पेड़ से चिड़िया उड़ गई, तो पेड़ और चिड़िया के बीच में जो संबंध था, पहले जो एक जगह पर थी अब वो अलग हो गए हैं। तो अलग होने का जो भाव पैदा होता है वो कौन सा होता है? अपादान कारक के अंदर। जैसे राम जोधपुर से दिल्ली गया, जोधपुर से तो क्या हो गया? अलग हो गया राम, और कहाँ गया? दिल्ली। तो इस प्रकार के अगर से दिखाई दे जहाँ अलग होने का भाव, तो वहाँ अपादान कारक होता है। ये बात ध्यान में रखनी आपको। ठीक है, तो ये बात आराम से आप लिखेंगे। 6 नंबर लिखेंगे आप। 6 नंबर कौन सा कारक था? संबंध कारक। कौन सा कारक था? संबंध कारक। संबंध कारक। संज्ञा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु के साथ, मैंने आपसे ये कहा कि भी संज्ञा व सर्वनाम का कुछ ऐसा रूप जिसे एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से वस्तु के साथ संबंध प्रकट हो, तो कह सकते हैं वो संबंध कारक हो। तो दूसरी वस्तु के साथ में संबंध प्रकट हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु के साथ संबंध प्रकट हो, एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु के साथ में संबंध प्रकट हो, तो उस रूप को हम क्या बोलेंगे? संबंध कारक कहेंगे। उदाहरण लिखेंगे तब आपको और भी समझ में आ जाएगा। जैसे उदाहरण लिखें तो संबंध कारक के मैंने आपको अगर विभक्ति चिन्ह लिखा है और आपको याद है तो आप बता सकते हो कि विभक्ति चिन्ह कौन से होते हैं। तो जैसे मैंने कहा था आपका कि भाई संबंध का के की शब्द हो, कौन से? का के की, इस प्रकार के रा रे री मैंने आपको बताया था। तो वो अगर इस प्रकार के आपको विभक्ति चिन्ह भी दिखाई दे तो आप आराम से पहचान सकते हो कौन सा कारक है। तो उदाहरण लिखेंगे, यह फल राम का है। यह कंप्यूटर मेरा है। अब देखो, का के की बताया, का आ गया, रा रे री बताया, रा आ गया। तो इसमें देखो फल और राम का संबंध है कि भी किसका है? राम का है। कंप्यूटर और मेरा आपस में संबंध बता रहा है कि भी कंप्यूटर और मेरे में क्या संबंध है कि कंप्यूटर मेरा है। तो इस प्रकार के अगर कई वाक्य हैं और आपको कारक पूछे तो आप बता सकते हो कि इसमें संबंध कारक है, क्योंकि इसमें एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ में संबंध बताया जा रहा है। वो वस्तु प्राणी हो सकता है, जैसे यह पिता मेरे हैं,
तो पिता और मेरे में संबंध बताया जा रहा है, तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इसको लिखना भी अपनी कॉपी में बढ़िया राइटिंग में। 7 नंबर जो मैंने कारक बताया था वो अधिकरण कारक बताया था। अगर आपको अधिकरण कारक के चिन्ह याद हैं तो मैंने बताया था मे पेपर, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर अधिकरण हो तो आप बता सकते हो कि भाई संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार या उसके होने के स्थान का समय बोध होता है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि संज्ञा व सर्वनाम के कुछ ऐसे रूप से अपन को पता लग जाए कि भी वो है कहाँ पर, उनके समय के बारे में पता लग जाए, तो वो आपको हो जाएगा अधिकरण कारक। तो पहले आप लिखो। ठीक है, तो ये लिख लिया होगा। 7 नंबर जो अपना कारक था वो अधिकरण कारक था। कौन सा कारक, अधिकरण कारक। देखो अधिकरण कारक क्या होते हैं, जो संज्ञा व सर्वनाम है और उनका कुछ ऐसा रूप जिससे अपन को ये पता लग जाए कि उनका स्थान कौन सा है, उनका समय कौन सा है, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है। तो सिंपल सी परिभाषा लिखेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके स्थान या समय का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण जैसे मैंने आपको चिन्ह बताया था, विभक्ति चिन्ह। कौन से चिन्ह बनाए थे, मे पेपर। तो उदाहरण क्या हो जाएगा आपका, घर में 2 व्यक्ति हैं। तो घर में, अब यहाँ पर स्थान बताया ना घर में, ठीक है, और समय का भी हो कि वहाँ पर, ठीक है, अगर स्थान की जगह समय भी हो सकता है, तो ये उदाहरण आपको लिखना है। और अंतिम जो कारक है, उसके बाद में आपके कारक पूरे हो जाएंगे, वो लिखना है आपको संबोधन कारक। संबोधन सिंपल सी परिभाषा इसकी है, आप लिख सकते हो और याद कर सकते हो कि संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारने का बोध हो, जिससे आपको पता लग जाए कि किसी को पुकारा जा रहा है, ठीक है, किसी को बताया जा रहा है, तो वो जो रूप होगा उस संज्ञा व सर्वनाम का, वो आपका संबोधन कारक होगा। तो परिभाषा लिखेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारने या बुलाने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको इनके चिन्ह क्या बताए थे, हे अरे वो बताए थे ना। उदाहरण लिखेंगे आप, अरे राम कब आए, ठीक है। तो अगर जहाँ पुकारने का या बुलाने का भाव प्रकट हो वो संबोधन कारक है। अधिकरण कारक कहीं संज्ञा सर्वनाम के स्थान या समय का उसका बोध हो तो वो अधिकरण कारक है। तो इस वीडियो में हमने कारक पूरे कर लिए हैं, अगले वीडियो में नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे।
तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा ये परिभाषा आपको लिखनी है बढ़िया राइटिंग में। तो आज के लिए इतना ही।